फलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 6वीं विज्ञान और आज हम देखने वाले हैं इकाई 10 जिसका नाम है गति, बल और दाब। ठीक है, गति क्या होता है? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ अगर कोई अपना जगह में परिवर्तन करता है, अपना जगह बदल लेता है, तो वो उसका क्या कहलाता है? आपका गति कहलाता है। जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ पर 10 बजे यहाँ पर था और मान लो 10:05 में वो कहाँ पर चला गया? इस स्थान में चला गया। तो वस्तु क्या कर रहा है? अपना समय के साथ क्या कर रहा है? इस स्थान को क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो वही क्या कहलाता है? वस्तु का गति कहलाता है। ठीक है, वस्तु का गति कहलाता है। बल क्या होता है भाई? तो यदि हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर क्या करते हैं, हम लोग बल लगाते हैं, तो बल क्या होता है? एक बाह्य कारक होता है जिसको किसी वस्तु पर अगर क्या कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो उस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो बल एक कैसा होता है? बाहरी कारक होता है जिसको किसी वस्तु में लगाने से उस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है? जब परिवर्तन हो जाता है तो वही आपका क्या होता है? बल कहलाता है। जैसे अगर हम किसी को एक मुक्का मारे और टूट गया तो वो हमारा क्या होगा? बल कहलाएगा। तो किसी वस्तु द्वारा, या बल क्या होता है? बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और दाब क्या होता है भाई? प्रेशर जिसको बोलते हैं। अगर हम क्या करते हैं, जैसे हवा भरते हैं तो दाब लगाते हैं तो आपका ट्यूब में हवा भरता है। तो इन्हीं से रिलेटेड जो है जानकारी हम क्या करने वाले हैं, ये आपका जो 10वां इकाई है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि गति क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? गति क्या है ये पहले समझेंगे। ठीक है, तो गति क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है। तो मैं आपको बताया कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही आपका क्या कहलाता है? आपका गति कहलाता है, गति कहते हैं। तो सिंपल अगर परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि समय के साथ, है ना, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में क्या होना भाई? परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आपका गति कहलाता है। तो मैं एक इतना लिख के छोड़ देता हूँ कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? हमारा गति कहलाता है। तो सिंपल आप परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, कि समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में क्या होना भाई? परिवर्तन होना ही आपका क्या कहलाता है? आपका गति कहलाता है, गति कहते हैं। जैसे हम खड़े हैं और समय के साथ हमारा स्थिति क्या हो गया? बदल गया, तो हमारा क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। चलिए, तो इसी से रिलेटेड हम लोग चलते हैं दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन मतलब क्या होता है? रोज़ हम जो डेली हम लोग जो है जीवन जीते हैं उसको दैनिक जीवन, रोज़ का जीवन को ना। तो दैनिक जीवन में हम अपने आसपास वस्तुओं को देखते हैं और पाते हैं कि कुछ वस्तुएं स्थिर अवस्था में होती हैं और कुछ वस्तु गतिशील अवस्था में होती हैं। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि आसपास आपके कुछ वस्तु ऐसा है जो चलता फिरता रहता है और कुछ वस्तु क्या रहता है? एक जगह आपका स्थिर रहता है। ऐसा वस्तु आप क्या करते हैं? रोज़ देखते हैं। जैसे टीवी की बात करें तो टीवी का बात करें तो टीवी के अंदर में जो है पिक्चर चलता है, बट टीवी एक जगह क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो हमारी स्थिर वस्तु हो गया। अगर हम क्या करें, मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल क्या होता रहता है? जब चलाने वाला हो तो चलता रहता है, तो गतिशील वस्तु है। तो आप रोज़ जो है अपने आसपास क्या करते हैं? इस प्रकार के वस्तु को क्या करते हैं? आप देखते हैं, है ना। या तो वो एक जगह स्थिर है या तो क्या होता है? आपका गतिशील होता है। गतिशील मतलब चल रही अवस्था में बोल सकते हैं। तो आप दोनों प्रकार के वस्तु क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो जो मकान होता है, अर्थात जो घर होता है, वो स्थिर रहता है। बिजली का जो खंभा रहता है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है, मतलब एक जगह ही रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? स्थिर वस्तु। उसी प्रकार की ये सब स्थिर वस्तु में है। कौन कौन? हमारा
जैसे मकान हो गया, आपका घर जो हो गया, बिजली का खंभा हो गया, वो चलते थोड़ी देखे हैं कि यहाँ आज की बिजली खंभा यहाँ था तो कल वहाँ चला गया, या घर आपका जो है पहले यहाँ था तो वहाँ चल गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सारे वस्तु किस में आते हैं, हमारे स्थिर वस्तु में आते हैं, स्थिरावस्था बोलते हैं ना, स्थिर वस्तु कहते हैं। जो अपनी जगह पर ही रहता है ऐसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं, स्थिर वस्तु कहते हैं। जबकि उड़ते हुए जो पक्षी हैं, है ना, धावक होते हैं, धावक मतलब दौड़ने वाले, और तैरती हुई मछली है, आदि सब कौन से वस्तु के अंतर्गत आता है भाई, हमारे गतिशील वस्तु के अंतर्गत आता है, या गतिशील अवस्था में क्या होता है, ये पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वस्तु स्थिर है और कौन सा वस्तु गतिशील है। ठीक है, तो जो वस्तु स्थिर अवस्था में होता है, एक जगह आपका हमेशा एक ही जगह पड़ा रहता है, वो आपका होता है स्थिर वस्तु या स्थिरावस्था बोलते हैं। और जो वस्तु एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, आपके जा सकते हैं या आते जाते हैं, जैसे पक्षी जो है उड़ करके क्या होता है, हमारा दूसरे जगह चला जाता है, मछली तैर के दूसरे जगह चला जाता है, तो एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, इसलिए उनकी इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गतिशील अवस्था कहते हैं। आगे देखें तो वस्तुओं की इन दोनों अवस्थाओं में आपने क्या अंतर देखा, है ना। आपने दो अंतर देखा, दोनों प्रकार की वस्तु। जो वस्तु क्या है, हमारे स्थिर है, वो हमेशा वहीं पर पड़ा है, और जो वस्तु क्या है, आपका गतिशील है, वो एक जगह से दूसरा जगह क्या कर रहा है, हमारा आ जा रहा है, मतलब अभी कहीं और देख रहे हैं, थोड़ा देर के बाद कहीं और देखते हैं। ठीक है, आप पाएंगे कि स्थिर अवस्था में वस्तुओं की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप देखेंगे कि जो स्थिर वस्तु होता है, उस स्थिर वस्तुओं में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि गतिशील अवस्था में वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है। तो वह वस्तु जिनका समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है स्थिर वस्तु कहते हैं, या स्थिर अवस्था कहा जाता है। और जिन वस्तुओं में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो गतिशील अवस्था के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि वह वस्तु जिसमें समय के साथ परिवर्तन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर अवस्था कहते हैं। और गतिशील अवस्था क्या होता है, तो जब वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो तो वो गतिशील अवस्था कहलाता है। इस प्रकार से गति अवस्था को दो भागों में हम लोग बांट के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कभी कभी आपने यह भी देखा है कि वस्तु की गति धीमी होने के कारण वह जो है स्थिर प्रतीक होता है। कई ऐसे गति से चलते रहते हैं कि उसका गति आपको पता नहीं चलता है ना, वो ऐसे लगता है कि वो एक जगह खड़ा हुआ है, बट उसमें धीरे धीरे क्या होते रहता है, गति होते रहता है। जैसे घड़ी के जो घंटे वाली कांटा है ना, घड़ी में 3 कांटा होते हैं ना भाई आपका, इस प्रकार से एक जो है कंटिन्यू चलते रहता है, फिर एक हमारा क्या होता है, 1 सेकेंड का, 1 मिनट का और 1 घंटा का। तो आप देखेंगे घंटा का जो क्या होता है, कांटा होता है, वो बहुत ही क्या होता है, धीमी गति से चलता है, और इस सुई की स्थिति में परिवर्तन बहुत ही धीरे धीरे होता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, अपना गति में परिवर्तन करता है। अतः गति का अवलोकन लंबे समय तक करने पर ही सही स्थिति का क्या होता है, पता चलता है। मतलब हमको गति के बारे में तब पता चलता है जब अब लंबे समय तक उस चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिक समय तक ध्यानपूर्वक देखकर ही हमें निष्कर्ष क्या होना चाहिए, निकालना चाहिए कि वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है। चित्र में कुछ गतिशील वस्तु और स्थिर वस्तु यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, जिसको आपको देख के क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको इससे पहले क्या देखा, क्या पढ़ा आपने कि आसपास में कौन सा वस्तु स्थिर है और कौन सा वस्तु गतिशील। जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, या जिसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसे हम स्थिर वस्तु कहते हैं। और जिसमें समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे गतिशील वस्तु कहते हैं। मतलब वह वस्तु जो समय के साथ क्या कर रहा है, अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहा है, उसे गतिशील वस्तु, और जो वस्तु समय के साथ अपना स्थिति परिवर्तित नहीं कर रहा है, उसे स्थिर वस्तु कहते हैं। तो इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि कौन सा वस्तु गतिशील है और कौन सा वस्तु स्थिर है। जैसे एक दिया है बिजली का खंभा, बिजली का क्या दिया है, खंभा दिया है। तो आप देख रहे हैं बिजली का जो खंभा है, इसमें ये हमारा क्या है, बिजली का खंभा आपने भी देखा होगा। बिजली का क्या दिया, हमारा खंभा दिया है। तो ये बिजली का खंभा भी किस अवस्था में है भाई, स्थिर अवस्था में है।
कौन सा अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। मतलब हम इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? स्थिर अवस्था में रखेंगे। तो आप पहले बता दिए कि हमारा बिजली का खंभा किस अवस्था में आएगा भाई? हमारा स्थिर अवस्था में आएगा। ठीक। एरोप्लेन की बात करें, ये देखो आपको एरोप्लेन दिख रहा है हमारा, है ना, एरोप्लेन दिख रहा है आपको। एरो जो प्लेन है ये किस स्थिति में है भाई? गतिशील स्थिति में है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये कौन सी स्थिति में है? गतिशील स्थिति में है। ठीक। ये जो है हमारे उड़ते हुए पक्षी दिख रहा है हमारा, पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब कौन सी स्थिति में है? ये भी गतिशील स्थिति में है। कौन सी स्थिति में? गतिशील स्थिति में है। कौन? उड़ते हुए चिड़िया। उसके बाद एक दौड़ता हुआ लड़का है ना, ये भी कौन सी स्थिति में है? गतिशील स्थिति में है भाई। ये दौड़का जो दौड़ रहा है, दौड़ते हुए लड़का, दौड़ते हुए क्या है हमारे? ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। तो ये किस स्थिति में है इसकी? गतिशील स्थिति। मछलियाँ तैर रही हैं, है ना, मतलब कौन सी स्थिति है हमारी? गतिशील स्थिति है भाई हमारा, गतिशील स्थिति है। और आपका घर देख रहे हैं, घर किस स्थिति में है हमारा? स्थिर अवस्था में है ना, स्थिर अवस्था में है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन गतिशील है और कौन क्या आपका है? स्थिर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आपको जो है जो चीज़ देखे हो उसको यहाँ पर सारणी में आपको क्या करना है? लिखना है कि कौन कौन से वस्तु स्थिर था और कौन कौन से वस्तु गतिशील था। तो स्थिर वस्तु कौन कौन सा था? एक हमारा मकान था। कौन था हमारा? मकान को आपने देखा, मकान क्या था हमारा? स्थिर था। दूसरा हमारा आपने देखा कि वहाँ पर जो बिजली का खंभा है वो भी स्थिर था। तो ये हो गया बिजली का खंभा, ये भी हमारा किस स्थिति में था भाई? स्थिर अवस्था में था। और कौन स्थिर अवस्था में था? देखो जरा आप जो है यहाँ पर, और कौन सी स्थिर अवस्था में था? ये हो गया, ये हो गया। उसके वाला तो सब जो है गतिशील अवस्था में है। और भी आप क्या कर सकते हैं? गतिशील और स्थिर अवस्था को यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका घर में जो टीवी लगा होता है वो, है ना, घर का टीवी जो होता है इसको लिख सकते हैं घर का टीवी आपने देखा है, टीवी जो होता है टीवी होता है ना, टीवी होता है, ये टीवी होता है। ठीक है, ये हमारे एक जगह स्थिर रहता है ना। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं? जो है आपका जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें हम लोग बोल सकते हैं, फ़िलहाल तो पेड़ पौधे एक जगह ही क्या होते हैं हमारे? स्थिर होते हैं। पेड़ पौधा को आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका जो सड़क होता है, सड़क देखे हैं, सड़क जो है वैसा का वैसा रहता है भाई, उसमें वाहन जो है चलते हैं। तो ये हमारे सब कौन से वस्तु हैं? स्थिर वस्तु हैं। गतिशील मतलब जैसे एरोप्लेन अभी देखिए आप, एरोप्लेन कैसा था हमारा? गतिशील अवस्था में था। उड़ती चिड़िया कौन से अवस्था में था हमारा? गतिशील अवस्था में था। ठीक है, उसके अलावा हमारा क्या था? दौड़ते हुए बालक, है ना, दौड़ते हुए बालक भी किस स्थिति में था हमारा? गतिशील। तो दौड़ते हुए ये हमारा क्या है? बालक, ये हमारा गतिशील स्थिति में था। और हमारा क्या था भाई हमारा? ये देखो एक हमारा तैरती हुई मछली, तैरती हुई मछली भी किस स्थिति में होगा हमारा? ये भी होगा आपका गतिशील अवस्था में। मछली ये हमारा कौन सा अवस्था है? गतिशील। और क्या था हमारा भाई? और यहाँ पर था आपका, इसके अलावा और अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप, है ना, जैसे चलती हुई मोटरसाइकिल बोल सकते हैं। चलती मोटरसाइकिल आपने देखा होगा, जो चल रही है मोटरसाइकिल वो कौन सा अवस्था में होगा? आपका गतिशील। तो इस प्रकार से आप जो है स्थिर वस्तु कौन सा है उनको आप बता सकते हैं, गतिशील वस्तु कौन सा है उसको भी आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। और भी बहुत सारे आप उदाहरण क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति क्या है आपने पढ़ लिया ना कि गति क्या होता है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है भाई, गति कहलाता है ना। अगर जो वस्तु समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उसको स्थिर वस्तु, और जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है उसे गतिशील वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है गति के प्रकार। पहला इसमें प्रकार दिया है आपका सरल रेखी गति। कौन सा गति, सरल रेखी गति, ये पहला प्रकार है। सरल रेखी गति क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं सिंपल सा परिभाषा कि वह गति जो सरल रेखा में होती है। ये लिखा है आपका, वह गति जो सरल रेखा में होती है क्या कहलाती है, सरल रेखा गति कहलाती है, या सरल रेखा गति कहते हैं। मतलब वह गति जो सीधी रेखा में होती है, इस प्रकार से सीधी रेखा में चलती है, आपका टेढ़ा ना चल के सीधी रेखा में गति करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरल गति कहते हैं, सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण है हमारा, आइए विचार करते हैं। 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ है आपकी स्कूल में, मान लो 100 मीटर की दौड़ में धावक मतलब दौड़ने वाला की गति जो होता है वो किस प्रकार की गति होगा हमारा, ये आपका होगा आपका सरल गति। पेड़ से गिरते हुए जो फल होता है, पेड़ से जैसे फल गिरता है तो ऐसे ऐसे करके थोड़ी गिरता है जी। मान लो यहाँ पर जो है पेड़, यहाँ से फल लगा हुआ है तो फल गिरेगा तो ऐसे ऐसे करके गिरता है क्या, नहीं, फल डायरेक्ट क्या करता है, वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो फल की गति भी क्या होगा आपका, जो पेड़ से जो फल गिरता है उनका भी गति कैसा होगा हमारा, सरल गति होगा। ये उदाहरण है ना। बंदूक से निकली हुई गोली की गति भी कैसा होगा हमारा, बंदूक से निकली गोली की गति भी क्या होता है हमारा, सरल रेखी गति होता है। जब हम बंदूक किसी से को मारते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होता है हमारा, सीधे रेखा में गति। ऐसा थोड़ी कि इधर मारे हैं और इधर जाके किसी को लग रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो बंदूक से निकली हुई जो गोली होता है उनका भी गति कैसा होता है हमारा, सरल रेखी गति होती है। कैरम जो खेल होता है उसमें किसी गोटी को या बोर्ड से टकराने के पूर्व स्ट्राइकर जो होता है, स्ट्राइकर मतलब जिसको हम लोग मारते हैं बड़ा वाला, उसका भी गति कैसा होता है आपका, सरल रेखी गति होता है। मार्च पास्ट करते हुए जो सैनिक होता है, एकदम सीध में रहता है मार्च पास्ट जो सैनिक करते हैं ना 15 अगस्त और 26 जनवरी को, उनका भी गति कैसा होता है, सरल रेखा गति होता है। तो इन सभी उदाहरणों को देखने से स्पष्ट है कि ये सभी गतियाँ कैसा है, सरल रेखा में है। तो बोल सकते हैं कि वह गति जो सरल रेखा में क्या करता है, गति होता है, सरल रेखा गति कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, बंदूक से निकली हुई गोलियां बेस्ट उदाहरण है, पेड़ से गिरते हुए जो फल हैं ये बेस्ट उदाहरण हैं। तो आप इन उदाहरणों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको क्या क्या है बताया है। ये व्यक्ति देखो दौड़ रहा है और वो भी सीधा दौड़ रहा है इस प्रकार से, तो सीधा दौड़ रहा है मतलब कैसा गति होगा हमारा, रेखीय गति होगा ये, है ना। और सरल रेखा गति, सरल रेखी गति को ये प्रदर्शित करता है। ये आप दिख रहे हैं, आम का पेड़ जो है क्या कर रहा है, डायरेक्ट ऊपर से नीचे कर रहा है, तो इनके भी गति को हम क्या बोलेंगे, सरल रेखी गति कहेंगे ना, सरल रेखी गति कहते हैं। ये हमारा देखो गन है जिसे हम बंदूक बोलते हैं, तो बंदूक से जो गोली निकलता है देखो सीधा गति कर रहा है, तो इनका भी गति कैसा होगा आपका, सरल रेखीय गति होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा उदाहरण इसमें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सरल रेखी गति के क्या है हमारा उदाहरण हो गया। तो सरल रेखी गति क्या होता है भाई, तो वह गति जो एक सीधी रेखा में गति करती है, या ऐसा गति जो सीधी रेखा में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा गति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी जो सीधा रेखा में दौड़ रहा है उनका गति कैसा होगा, सरल रेखा। आम का जो है फल है और वो टूट करके गिर रहा है, या कोई भी फल होता है जो पेड़ से गिरता है तो उनका गति कैसा होता है, सरल रेखा गति होता है। और बंदूक से जो क्या निकलता है, जो गोली निकलता है, उनका भी गति कैसा होता है, सरल रेखी गति होता है। तो इस प्रकार से गति का पहला प्रकार हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। कौन सा, सरल रेखी गति, ऐसा गति जो सीधी रेखा में गति करती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं ना, एकदम सीधी रेखा में गति करती है, उसे सरल रेखी गति कहलाती है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, दूसरा जो हमारा गति है, दूसरा गति के प्रकार है वो है हमारा वृत्ति गति। कौन सा गति भाई हमारा, वृत्ति गति। देखेंगे वृत्ति मतलब क्या होता है, चारों ओर, मतलब ये इस प्रकार से यहाँ पर है, और अगर कोई अपने चारों ओर इस प्रकार से क्या करता है, गति करता है, मतलब अपने चारों ओर इस प्रकार से गति हो, वह गति आपका क्या होता है, वृत्ति गति कहलाता है। तो देखते हैं वृत्ति गति क्या होता है आपका। आपने झूलवा झूला होगा,
ये जो झूला होता है उनका गति कैसा होता है, वृत्तीय गति होता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो अब आइए हम वृत्तीय गति के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो वृत्ताकार जो मार्ग होता है में गति करने वाली वस्तुओं पर विचार करें। वृत्ताकार मतलब इस प्रकार से गोल जो हमारा क्या होता है, गति करता है, उसकी अगर हम बात करें तो वही गति आपका क्या होता है, हमारा वृत्तीय गति होता है। जैसे कोल्हू का जो बैल होता है, कोल्हू का बैल क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, एक मेन हेड रहता है और इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पर बैल को क्या कर देते हैं, यहाँ पर उनको बांध देते हैं, फिर बैल इस प्रकार से क्या करता रहता है, आपका घूमते रहता है। और यहाँ पर कोई मशीन चलता रहता है, जैसे गन्ना का पेराई करते हैं तो यहाँ पर गन्ना वाला जो पेरने वाला मशीन है वो लगा रहता है और फिर बैल को इसमें क्या कर देते हैं के सहायता बांध के इस प्रकार से बैल क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। तो उनका यह गति कैसा होगा, हमारा वृत्तीय गति होगा। उसके अलावा डोरी से बंधे हुए पत्थर को घुमाने पर, पत्थर आप क्या करें, एक पत्थर को इस प्रकार रस्सी से बांध लें और इस रस्सी के इस वाला सिरा को पकड़ के अगर इस प्रकार से क्या करें, घुमाएं या इस प्रकार से ऐसे घुमाएं तो उनका गति भी कैसा होगा, वृत्तीय गति, है ना। चक्र, दोले में बैठा हुआ बच्चा इत्यादि केंद्र के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं। ये सब जो है वृत्तीय गति के क्या है, उदाहरण है। तो आप लिख सकते हैं कि वह गति जिसमें कोई वस्तु अपनी केंद्र के चारों तरफ क्या करती है, आपको इस प्रकार से वृत्तीय मार्ग में क्या करती है, जब गति करती है तो वह गति आपकी क्या कहलाती है, आपकी वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है, आपका क्या लिखा है भाई, कि वह गति जो वृत्ताकार मार्ग में होती है वही क्या कहलाती है, आपकी वृत्तीय गति कहलाती है। मतलब वह गति जिसमें केंद्र बिंदु के चारों तरफ कोई अगर वस्तु क्या करती है, गति करती है, वह गति क्या कहलाती है, आपकी वो जो है आपका वृत्तीय गति कहलाती है। तो लिखा है ना कि वह गति जो वृत्ताकार मार्ग, मतलब यहाँ पर एक केंद्र होता है और इसके चारों तरफ अगर कोई क्या करता है, वस्तु अगर गति करता है तो उनका ये जो गति होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, एक पत्थर को यहाँ पर क्या कर लिया गया है, बांध लिया गया है और इस पत्थर को बांधने के बाद साथ रस्सी से बांध करके यहाँ पर हाथ से पकड़ के उसको चारों तरफ क्या कर रहे हैं, हमारे इस प्रकार घुमा रहा है। तो उनका यह गति कैसा होगा, आपका वृत्तीय गति होगा। यहाँ पर देख रहे हैं झूला है हमारा, एक बीच में क्या है, इस प्रकार से खंभा लगा हुआ है और इसमें जो है हमारा झूला का जो है इस प्रकार से घूमा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से गोल गोल घूम रहे हैं। तो उनका यह गति भी कैसा होगा, आपका वो होगा वृत्तीय गति। तो अर्थात वह गति है ना, अर्थात वह गति जो वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, वह गति जिसमें केंद्र बिंदु के चारों तरफ अगर क्या करती है, कोई वस्तु घूमती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। तो कितना गति पढ़ ली हमने, 2 गति। चलिए हम जो है नेक्स्ट गति पढ़ते हैं, घूर्णन गति। क्या गति पढ़ेंगे, घूर्णन। जैसे लड्डू का घूमना वहाँ पर दिया गया है, घूमते हुए लड्डू को देखें तो लड्डू किस प्रकार से गति कर रहा है भाई, तो लड्डू क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करते रहता है, वो घूमते रहता है ना। ऐसा नहीं कि गोल गोल नहीं घूमता है। देखो पहले वाला क्या घूम रहा था, इस प्रकार से घूम रहा था। लड्डू क्या करता है, अपने जगह पर ही क्या करता है, वो घूमते रहता है। देखो यहीं पर है और वहीं पर वो घूमते रहता है, ठीक है। तो लड्डू की जो गति है वो कैसा गति होगा, आपका घूर्णन गति है। आपने चलाया होगा इस प्रकार से, तो ये गति आपके क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। यहाँ पर और दिया है, घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु अपने धुरी के चारों ओर घूमती है। मतलब घूर्णन गति में क्या होता है, कोई वस्तु अपने धुरी मतलब जहाँ पर खड़ा है उसके चारों तरफ इस प्रकार से अगर क्या करती है, घूमती है, तो वह आपकी क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। और बर्तन बनाने वाले जो क्या होते हैं, कुम्हार होते हैं। कुम्हार को देखे होंगे, इस प्रकार से एक चक्का क्या करते रहता है, आपका घूमते रहता है, जिसमें मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। वो हमारा कैसा होगा, हमारा आपका घूर्णन गति होगा। घूमती हुई जो फिरकी होता है, जो फिरकी होता है मतलब जो एक क्या होता है, इस प्रकार से हवा आने से क्या करता है, जो चलता है, उनका गति कैसा होगा, हमारा घूर्णन गति है, घूर्णन गति होगा। गतिमान जो पंखा होता है, आपके घर में जो पंखा लगा होता है, वो अपने धुरी के सहारे क्या होता रहता है, घूमते रहता है अपने अक्ष के चारों तरफ। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। तो अपनी धुरी के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति भी कैसा गति होगा भाई, घूर्णन गति होगा। पृथ्वी भी क्या कर रहा है, अपने अक्ष के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। सूर्य का तो चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाना उसका कौन सा होगा, वो वृत्तीय गति होगा। लेकिन अपने अक्ष के चारों तरफ ही घूमना उसका क्या कहलाएगा, आपका घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति में वस्तु अपने
अंदर स्थित अक्ष के चारों ओर क्या करती है, घूमती है, जबकि वृत्तीय गति में वस्तु जो है बाहर स्थित अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो घूर्णन गति और वृत्तीय गति में अंतर यह है कि जब कोई वस्तु अपने, है ना, जब कोई वस्तु अपने ही चारों तरफ घूमे, खुद जो है चारों तरफ घूमे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन गति, और किसी दूसरे के चारों तरफ घूमे तो उसको बोलेंगे वृत्तीय गति। जैसे यहाँ पर सूर्य की बात करें तो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, हमारे ग्रह जो है चक्कर लगा रहते हैं, तो ग्रह सूर्य के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वृत्तीय गति। लेकिन आप जानते हैं कि ग्रह अपने जगह पर ही क्या करते रहता है, घूमता रहता है, अपने जगह पर ही घूमता है, तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है उसको बोलते हैं घूर्णन गति। तो कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों तरफ अगर घूमे तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा गति, घूर्णन गति। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि पंखा घूर्णन गति करता है, जबकि उसके जो ब्लेड होता है उसकी स्थिति वृत्तीय गति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आपने बहुत सारा उदाहरण देखा, जिस उदाहरणों से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि घूर्णन गति क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर घूर्णन गति, घूर्णन गति। तो यदि कोई वस्तु अपने, यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर, अक्ष के चारों ओर, या धुरी बोल सकते हैं, है ना, अपने धुरी के चारों ओर बोल सकते हैं, अपने धुरी के चारों ओर गति करती है, तो वह घूर्णन गति कहलाती है। तो वह घूर्णन गति कहलाती है, है। तो इस तरीक़ा से आप परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अपने धुरी के चारों ओर, जहाँ पर वो टीका है उनके चारों ओर गति करती है, तो वह गति आपकी क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। और बहुत सारा उदाहरण है आपका, एक तो जो है लड्डू का घूमना, ये हमारा क्या होता है, घूर्णन गति का उदाहरण है। पृथ्वी का घूमना घूर्णन गति का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद कुम्हार का जो चक्का होता है उसका घूमना भी घूर्णन का उदाहरण होता है। तो इस तरीक़े से बता सकते हैं। और यहाँ पर आपका कुछ चित्र में दिया गया है, उनमें आपको क्या करना है, कुछ चीज़ दिया गया है तो उनको हमको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा गति घूर्णन है, कौन सा गति वृत्तीय है। जैसे घड़ी की सुई का जो सिरा होता है ना, घड़ी की सुई का जो सिरा होता है वो किस प्रकार से गति है, घड़ी का जो सुई होता है वो अक्ष के तरह, तो ये हमारा कौन सा होगा, हमारा घूर्णन गति, घूर्णन गति होगा। कौन सा गति होगा भाई, घूर्णन गति, क्योंकि जो घड़ी का सुई होता है वो इस प्रकार से एक अक्ष में रहता है और इसी के चारों तरफ क्या करता रहता है आपका, वो घूमता नहीं, तो वो उसमें हो जाएगा ना आपका, फिर घूर्णन नहीं होगा, घूर्णन गति नहीं होगा, बल्कि वो कौन सा होगा आपका, जो है वृत्तीय गति बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्तीय गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इसको वृत्तीय गति होगा, ठीक है। तो ये वृत्तीय गति हो गया। घड़ी का जो सुई होता है, सिरा हो गया हमारा, घड़ी का सुई सिरा, इसका भी हमारा कैसा होगा, हमारा वृत्तीय गति होगा। कैसा होगा ये, वृत्तीय गति। घूमता हुआ पंखा, घूमता हुआ पंखा की बात करें तो ये कैसा होगा, हमारा घूर्णन गति। ये क्या होगा, हमारा घूर्णन गति होगा भाई हमारा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप घूर्णन गति। अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग कि इसमें कौन सा गति होगा, घूर्णन गति, है ना। यहाँ पर जैसे लिखा है घूमती हुई गतिमान पंखा होगा, अपनी धुरी के चारों ओर घूमती पृथ्वी हो गया। ये सब हमारा क्या होता है आपका, जैसे पंखा घूर्णन गति होता है, जबकि उसका ब्लेड जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका वृत्तीय गति होता है। तो ये आपने लिख लिया। अच्छा, घूमते हुए पंखे की ब्लेड की गति कैसा होगा हमारा, ये हमारा होगा वृत्तीय गति, वृत्तीय गति होगा, अभी जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। और कुम्हार का चक्का कैसा होगा हमारा, घूर्णन गति होगा, घूर्णन, है ना, गति होगा भाई, ये घूर्णन गति हो गया। उसके बाद बैलगाड़ी का चक्का जो होता है हमारा, बैलगाड़ी का चक्का भी घूर्णन गति होगा आपका, घूर्णन गति, घूर्णन गति हो गया। और उसके बाद अपने अक्ष के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, है ना, ये भी हमारा कैसा होगा, हमारा
घूर्णन गति होगा। तो इस तरीक़ा से आप घूर्णन गति और वृत्तीय गति को बता सकते हैं। तो सुई जो होता है वो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो सुई का सिरा बोलेंगे ना, तो वो हमारा, अच्छा ये तो ठीक है, ये घूर्णन होगा, घूर्णन गति, घूर्णन गति। ये थोड़ा सा ये है कि सुई जो होगा आपका वो होगा आपका घूर्णन गति, घूर्णन गति। तो इस प्रकार से आप गति क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको करना है। आगे घूमता हुआ लट्टू, ये भी कैसा होगा हमारा, ये होगा घूर्णन गति, घूर्णन गति। लट्टू का घूमना भी क्या होगा, घूर्णन गति। चक्र दोले पर बैठा बच्चा भी कैसा होगा हमारा, घूर्णन गति, घूर्णन गति, है ना। अभी जस्ट आपने देखा चक्र पर बैठा हुआ जो बच्चा होता है वो कैसा होता है हमारा, घूर्णन गति, ठीक है। ये गतिमान हो गए हमारे। और इससे पहले हम लोग देखें इस प्रकार से लड्डू के समान हो गया हमारा। उसके अलावा अगर हम देखें तो अपने धुरी के चारों घूमती है, बर्तन बनाने वाला हो गया, फिक्री गतिमान वस्तु हो गया, घूर्णन गति हो गया। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ब्लेड। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि चक्र दोले पर बैठा हुआ जो बच्चा होता है, चक्र है और दोले पर बैठा हुआ वो वृत्ति हो जाएगा भाई। ये कैसा हो जाएगा हमारा, वृत्ति, वृत्तीय गति हो जाएगा। और यहाँ पर सर्कस के गोलाकार पिंजरे में हमारा क्या होना, घूमता हुआ मोटरसाइकिल, वृत्तीय गति होगा। कैसा होगा ये, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वृत्तीय गति को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पिंजरे में क्या होता है, इस प्रकार से घूमना आपका कैसा होगा, हमारा वृत्तीय गति होगा। तो इस तरीक़ा से आपको इसको क्या करना है, बढ़िया से करना है। चौथा नंबर हमको पढ़ना है दोलन गति। कौन सा गति, दोलन गति। दोलन मतलब क्या होता है, कोई वस्तु अगर क्या करता है, अपने जगह से जाता है फिर वहाँ पर पुनः वापस पहुँच जाता है। जैसे घड़ी में आपका देखे होंगे 12 बजने पर टंग टंग की आवाज़ आता है ना, वैसा ही गति आपका दोलन गति होता है। तो उसी को पढ़ेंगे। 1 मीटर लंबे धागे के एक सिरे पर पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा बांधकर धागे के दूसरे सिरे को किसी खूंटी से लटका दीजिए और पत्थर के टुकड़े को एक सिरे से खींच करके छोड़ दीजिए। आपने क्या देखा कि पत्थर का टुकड़ा अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर क्या करता है, गति करने लगता है। और इस प्रकार के गति को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, दोलन गति कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि पत्थर का टुकड़ा अपने माध्य स्थिति से दोनों तरफ क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। इसके उदाहरण, झूले में झूलते हुए बच्चे की जो गति है, स्प्रिंग से लटका हुआ पिंड की गति है, दीवार में लटके पेंडुलम की गति जो घड़ी में होता है, और मंदिर में घंटी जो होता है उनकी गति होता है। तो आपको क्या बोल रहा है, आप एक रस्सी लीजिए, इस रस्सी को आप क्या कीजिए, इस रस्सी में एक सिरे पर जो है आप पत्थर को क्या कर दीजिए, बांध दीजिए। और बांध देने के पश्चात इसको आप कहीं खूंटी पर क्या कर दीजिए, इस प्रकार से लटका दीजिए। ठीक है, खूंटी पर क्या कर दिया हमने, लटका दिया। उसके बाद क्या कीजिए, बोल रहा है कि ये जो पत्थर है उसको आप क्या कीजिए, एक तरफ खींचिए इस प्रकार से और खींच करके छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा पत्थर होता है पहले यहाँ से जाता है, फिर अपने वो वापस स्थिति में, फिर वहाँ, फिर रहा। तो इस प्रकार की जो गति होता है उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है दोलन गति कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, यदि पत्थर को रस्सी में बांध कर अगर हम क्या करते हैं, उसको एक तरफ खींच करके छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं कि वह पत्थर अपनी स्थिति के दोनों तरफ क्या करती है, आपकी दोलन करने लगती है, गति करने लगती है। तो उनकी यह जो गति होती है वही आपकी क्या कहलाती है भाई, दोलन गति कहलाती है। जैसे आप दिख रहा है कि यहाँ पर हमने एक पत्थर बांधा और उसके बाद यहाँ जाके छोड़ दिया, तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से क्या करता है, वह पत्थर अपनी स्थिति से दोनों तरफ बराबर स्थिति में क्या करता है, आपका गति करता है। तो उनका यह गति क्या कहलाता है, आपका दोलन गति कहलाता है। तो आपको भी ऐसे ही बताना है कि अगर हम पत्थर बांधने, एक पत्थर को, एक छोटा से पत्थर को रस्सी से बांध देते हैं और रस्सी से बांध देने के पश्चात एक खूंटी से क्या करते हैं, उसको लटका देते हैं, फिर पत्थर को खींच करके हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो हम पाते हैं कि वह पत्थर अपने दोनों दिशा में क्या करने लगता है, अपने बीच वाला स्थिति के दोनों ओर क्या करता है, इस प्रकार से गति करता है। तो उनका यह गति आपका क्या कहलाता है, आपका
दोलन गति कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, दोलन गति को बता सकते हैं। मतलब दोलन गति क्या होता है, तो किसी वस्तु का वह गति है ना, जिनको अगर हम क्या करते हैं खींच के छोड़ते हैं तो अपने बीच वाली स्थिति के दोनों तरफ अगर बराबर भागों में क्या करें, गति करें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप दोलन गति को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। ठीक ठीक, आगे। और ये हमारा उदाहरण आप समझ गए होंगे। घड़ी में भी आप देखे होंगे, घड़ी में भी इस प्रकार से क्या होता है, हमारा लगा होता है, जैसे ही 12 बज गया, 1 बज गया, तो ये क्या करता है, टंग 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 करके इस प्रकार से आगे पीछे क्या करता है, बराबर मात्रा में क्या करता है, वो गति करता है। तो उनका यह गति क्या कहलाएगा, हमारा दोलन गति। ठीक है। दोलन गति करता हुआ पत्थर का टुकड़ा जैसे लोलक है, अपनी माध्य स्थिति O से कहाँ तक आरंभ करके A तक जाता है, फिर A से B तक और B से फिर वापस O तक चला जाता है, तब लोलक एक दोलन को क्या करता है, पूरा करता है। इस प्रकार सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय लोलक का क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। आपको क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ से आपको बोल रहा है कि मान लो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, इसकी माध्य स्थिति है, बीच वाला स्थिति क्या है, हमारा माध्य स्थिति है। अगर हम क्या करते हैं, इसको हम लोग खींचते हैं, कहाँ से, ए तक खींचते हैं, और ए से क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो पहले ओ में जाता है, फिर कहाँ जाता है, बी में जाता है, बी से वापस किस में जाता है, हमारा ओ में जाता है, और ओ से पुनः कहाँ जाता है, हमारा ए में पहुँच जाता है। मतलब पुरानी स्थिति में अपना क्या हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। उसी को बोल रहे हैं दोलन गति करता हुआ जो पत्थर होता है, पत्थर को अगर उसके माध्य स्थिति अर्थात ओ से आरंभ करते हैं तो पहले वो कहाँ तक जाता है, ए तक, फिर ए से कहाँ जाता है, बी तक, और बी से वापस कहाँ तक आता है, ओ तक आ जाता है। तब एक सरल लोलक दोलन पूरा करने में, मतलब अपना एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वो समय उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। मतलब एक दोलन को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है, आपका आवर्तकाल कहलाता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आवर्तकाल क्या होता है हमारा, तो एक जो हमारा क्या होता है, दोलन, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, आवर्तकाल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है भाई, आपका आवर्तकाल कहलाता है। इस प्रकार लोलक द्वारा 20 दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कर सकते हैं आप, एक दोलन में लगा समय का ज्ञात किया जा सकता है। तो एक दोलन को पूरा करने में जितना हमारा समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो भाई आपका 20 दोलन में लगा हुआ जो भी हमारा क्या होता है, समय है या टाइम है, उसको क्या किया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। मान लो एक दोलन को पूर्ण करने में 1 मिनट का समय लगता है, तो 20 दोलन को पूर्ण करने में आपका 20 मिनट का समय लगेगा। तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, दोलन की गति क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दोलन। आगे हमको देखना है आवर्ती गति और एक देखना है अनावर्ती गति। तो 2 प्रकार की गति फिर से पढ़ेंगे। 5वां नंबर का आपको उदाहरण है, आवर्ती गति देखना है और अनावर्ती गति देखना है क्या होता है। तो आपने वृत्ति मार्ग में दौड़ लगाते समय धावक एवं घड़ी के सेकंड की सुई को गति करते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि जो धावक है वो अगर क्या करता है, हमारा वृत्ति मार्ग में ऐसे आपका दौड़ लगा रहा है, इस प्रकार से क्या कर रहा है, अपना दौड़ लगा रहा है, या घड़ी जो है आपका जो कांटा है वो चल रहा है, तो आपने उसको गति करते हुए देखा होगा। आपने इस प्रकार से गोल गोल घूम रहा है ना, ऐसे कोई आदमी गोल गोल दौड़ रहा है उसको देखा होगा, घड़ी के सुई को देखा होगा आपने। इन दोनों गतियों में क्या अंतर है, इन दोनों गतियों में क्या अंतर है, घड़ी की सुई में और आदमी जो क्या कर रहा है, इस प्रकार से गोल गोल चक्कर लगा रहा है उसका। तो आप उसमें देखेंगे कि आदमी जो क्या करता है, हमारा इस प्रकार से आपका क्या कर रहा है, चारों तरफ इस प्रकार से घूम रहा है, वो कैसा गति होगा, हमारा वृत्ति गति होगा। जबकि जो घड़ी का सुई होता है वो क्या करता है, अपने अक्ष के चारों तरफ इस प्रकार से घूमता रहता है, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा घूर्णन गति होगा। तो दोनों में क्या है, हमारा एक घूर्णन गति है और एक आपका वृत्ति गति है। धावक प्रत्येक बार वृत्ताकार मार्ग पूर्ण करने में भिन्न भिन्न समय लेता है, क्योंकि वह कभी धीमे
और कभी तेज दौड़ता है, लेकिन घड़ी के सेकंड की सुई हर चक्कर में 1 मिनट का समय लेता है। अच्छा, ये तो है। उसके अलावा आपने ये देखा है कि अगर व्यक्ति क्या कर रहा है, इस प्रकार से क्या कर रहा है, चारों तरफ वृत्ताकार स्थिति में जो है चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर को पूरा करने में एक बार वो 2 मिनट का समय लेता है, एक बार वो 1 मिनट का समय लेता है, एक बार वो जो है 2.5 मिनट का समय लेता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ इस प्रकार से क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो हर एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो घड़ी में अगर हम बात करें तो घड़ी में जो क्या होता है, जो सेकेंड का जो कांटा होता है उनका जो गति रहता है, उनका गति रहता है, वो हर गति को पूर्ण करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में उसका समय क्या होता है, बिल्कुल फिक्स रहता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि पहला एक बार जो है वो 12 से स्टार्ट हुआ, फिर से 12 पहुंचने में जो है अलग समय लिया, फिर 12 से स्टार्ट हुआ, फिर 12 पहुंचने में अलग समय लिया, ऐसा नहीं होता है ना। घड़ी में जो क्या होता है, हमारा जो मिनट का कांटा हो चाहे सेकंड के कांटा हो, उनका जो स्थिति है हर बार क्या होता है, एक जैसा ही होता है। लेकिन एक आदमी अगर क्या कर रहा है, वृत्त के चारों तरफ, मान लो एक ग्राउंड है इस प्रकार से गोल क्रिकेट का, और उसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो हर चक्कर को पूरा करने में उसका टाइम क्या होगा, आपका एक जैसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन घड़ी में कोई भी कांटा हो, चाहे मिनट का हो चाहे सेकंड हो, जो चक्कर जितना समय पूर्ण करता है, हर बार वो जो है आपका एक चक्कर उसी समय में क्या होता है, आपका पूर्ण होता है। ये आपने देखा होगा। अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात वह अपनी गति को क्या करता है, आपका दोहराता रहता है। घड़ी का सुई क्या करता है, एक निश्चित समय के बाद, है ना, बार बार क्या करता है, उसी स्थिति को क्या करता है, दोहराता रहता है। यहाँ जो है घड़ी की सुई की गति कैसा होता है, हमारा आवर्ती गति होता है, जबकि धावक की गति जो होता है वो कैसा होता है, अनावर्ती गति होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आवर्ती गति वह गति होता है जिसमें किसी, है ना, एक दोलन को पूर्ण करने में जो समय लगता है, वही समय क्या होता है, आपका बार बार उसी समय में क्या करता है, उस दोलन को क्या करता है, पूर्ण करता है। तो यहाँ पर उसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वह गति जो आपका क्या होता है, आपका निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका आवर्ती गति कहते हैं। और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ जो गति करता है उसका भी समय जो है बिल्कुल फिक्स रहता है। घड़ी का जो पेंडुलम की गति रहता है उसका भी समय फिक्स रहता है। स्प्रिंग पर लटके हुए जो भार की गति होता है आदि सब कैसे होते हैं, आवर्ती गति होते हैं। जबकि हाथ पैर का आगे पीछे गति करना, हमारे हृदय के धड़कना, है ना, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों की गति, ये सब किस में आता है, अनावर्ती गति के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं या दौड़ते हैं, तो आपका धड़कन जो है ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल स्थिति में अलग होता है ना, श्वास लेते हैं तो फिर अलग। तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्ती गति। मतलब वह गति जिसको होने में जो है कोई समय फिक्स न रहे, वो हमारा होता है अनावर्ती। और आवर्ती में समय क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसको आगे क्या किया जा रहा है, परिभाषित किया जा रहा है। उन परिभाषाओं को आपको क्या करना है, लिखना है भाई, ठीक है। जैसे वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है आवर्ती गति कहलाती है, तथा वह गति जो दोहराने में भिन्न भिन्न समय लेती है अनावर्ती गति कहलाती है। तो आप दोनों को परिभाषा लिखना है कि वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है, वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है उन्हें आवर्ती गति, और वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई नहीं जाती है बल्कि अलग अलग समय लेती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, अनावर्ती गति कहलाती हैं। तो इनको दोनों को आपको क्या करना है, लिखना है आपके कॉपी में कि वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है उन्हें आवर्ती गति, और वह गति जो दोहराने में अलग अलग समय लेती है उन्हें अनावर्ती गति कहते हैं। और यहाँ पर कुछ उदाहरण आपका दिया गया है। जैसे आवर्ती गति के उदाहरण, घड़ी का पेंडुलम जो होता है उसको आप ले सकते हैं, स्प्रिंग से लटका हुआ कोई भार का गति होता है उसको ले सकते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य की जो गति होता है उनको आप आवर्ती गति में लेंगे। अनावर्ती गति में अगर हम उदाहरण देखेंगे तो हृदय का धड़कना, फेफड़े का फूलना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, अनावर्ती गति के अंतर्गत आता है। तो इसको आपको क्या करना है, उदाहरण में लिखना है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके जो है बोल सकते हैं
गतियाँ हैं उनको बता सकते हैं। आगे दिया है एक ही समय में अनेक प्रकार की गति, एक टाइम में कई प्रकार की गति होती है, उसको देखना है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें एक ही वस्तु में एक से अधिक गतियाँ होती है, एक ही वस्तु में कई गति होती है। जैसे दिया है साइकिल की गति, इसमें साइकिल का आगे बढ़ना रेखी गति होगा। साइकिल अगर क्या करेगा, सीधा आगे बढ़ेगा तो रेखी गति। पहिया जो होता है, पहिया है ना जो होता है, और जो पैडल होता है वो हमारा कौन सा गति होगा, हमारा घूर्णन गति होगा। और साइकिल का जो क्या होगा, आपका जो रिंग होगा की गति कैसा होगा, आपका वृत्ति गति। तो कुछ गतियां ऐसे होता है जो कई गति उसमें क्या होता है, पाया जाता है। जैसे साइकिल जब चलता है तो उसमें कई प्रकार की गति एक साथ होता है। जैसे साइकिल सीधा जा रहा है तो उसको रेखी गति कहेंगे। उनका जो पहिया है आपका एक किसके सहारा से घूमता है, इस प्रकार से बीच में एक हमारा एक रॉड होता है उसके सहारा से घूमता है। पैडल भी एक जो है रात के सहारा से घूमता है, इस प्रकार पैडल मारते हैं तो उन गति को हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन गति कहते हैं। जबकि अगर साइकिल का जो रिंग होता है, ये रिंग है, इनका गति कैसा होता है, हमारा वृत्ति गति होता है। तो इस प्रकार से कई गतियाँ एक साथ क्या होती है, पाई जाती है। उसी प्रकार दूसरा है सिलाई मशीन, है ना। सिलाई मशीन की बात करें तो सिलाई मशीन का जो हैंडल होता है वो उसका घूमना वृत्ति गति होता है, और सुई की गति कैसा होता है, हमारा दोलन गति, बार बार टुक 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 करते रहता है। तो इस प्रकार से सिलाई मशीन में भी दो प्रकार की क्या होता है, गति क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, गति को बता सकते हैं। तो हमने गति देखा, गति के 5 प्रकार देखा। अब हम चलते हैं चाल। किसके पास चलते हैं भाई, हम लोग चाल के पास चलते हैं। चाल दिया है, चाल क्या होता है, चाल भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार से गति ही होता है, बट ये थोड़ा से उससे अलग है। फिर भी देखते हैं चाल क्या होता है। तो घर से 10 किलोमीटर दूर वाला, है ना, शाला है, क्या है, शाला है। शाला मतलब विद्यालय ना, शाला मतलब क्या होता है, विद्यालय मतलब स्कूल, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्कूल। तो घर से 10 किलोमीटर की या 10 किलोमीटर दिया है दूर विद्यालय पहुंचने के लिए पैदल की अपेक्षा साइकिल, स्कूटर या बस द्वारा समय की बचत होती है ना। आपको बोल रहा है कि आपका घर से आपका स्कूल 10 किलोमीटर है, यदि आप पैदल जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, यदि आप साइकिल में जाएंगे तो शायद उससे कम समय लगेगा, और स्कूटर में जाएंगे तो उससे और कम समय लगेगा। ठीक है, तो उससे हमारी समय की क्या होगी, बचत होगी। यह भी कहा जा सकता है कि पैदल धीमी गति है, जबकि साइकिल गति कैसा होता है, हमारा तीव्र गति है, तेज गति होता है। पैदल जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, और साइकिल वाइकल में जाएंगे तो तीव्र गति से जाएंगे। तो पैदल की गति को हम क्या बोलेंगे, धीमी गति, और हम लोग जो है गाड़ी वाड़ी का जो गति बोलेंगे उसको तेज गति। तो इनकी तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका चाल का प्रयोग करते हैं। तो इसको बोला जाता है एकांक समय में, किसमें, हमारा एकांक समय में। एकांक समय मतलब किसी समय में बोल सकते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी, है ना। एकाएक समय में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, हमारा चाल कहते हैं, है ना, चाल कहते हैं। तो आप चाल की परिभाषा यहाँ से चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, हमारा चाल कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि एकांक समय में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग चाल कहते हैं, दूरी को चाल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो चाल क्या होता है भाई, तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। और इस प्रकार से चाल को बता सकते हैं कि चाल बराबर, है ना, लिया गया समय या एकांक समय और तय की गई दूरी। तो इस तरीक़ा से आपको इसको लिखना है परिभाषा के साथ कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो एकांक समय और उस समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, हमारा चाल कहलाता है, चाल कहते हैं। तो इतना आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन दिया है, हमारा क्या दिया है, हमारा
क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है ना। क्या बोल रहे हैं, यदि आप 500 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में तय करते हैं तो उसका चाल क्या होगा। तो उसका चाल बताओ, चाल क्या होगा, चाल क्या होगा। आपको बोल रहा है कि यदि आप जो है 500 मीटर की दूरी को कितना समय में 50 सेकेंड में तय करते हैं तो उनका चाल कितना होगा। तो दूरी देखो, तय की गई दूरी, आप कितना दूरी कर रहे हैं 500, कितना सेकेंड में हमारा बोल रहा है, हमारा ये 500 सेकेंड बोल रहा है, कितना सेकेंड 50 सेकेंड में, कितना सेकेंड भाई हमारा 50। तो ये नहीं रहेगा ना, ये ऐसा हो जाएगा। तो आपने 500 दूरी जो है 50 सेकेंड में तय किया तो कितना आएगा हमारा। तो यहाँ से आपको कितना है, तो आप इसको काट सकते हैं भाई, जैसे 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा, 5 1 कम 5, और ये कितना हो जाता है 5 दहम 50। तो हमारा कितना आ गया, हमारा 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो हमारा दूरी कितना होगा, हमारा जो मीटर है उसको हम लोग कितना सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब 10 मीटर हम क्या करेंगे, चाल को 1 सेकेंड में क्या करेंगे, तय करेंगे। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसमें दूरी का मान रख के और इसमें समय का मान रख के दोनों को अगर भाग दे देते हैं तो आपके द्वारा जो किया गया चाल है वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब चाल का एसआई मात्रक देखना है। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, हमारा मीटर पर सेकेंड होता है। इसको मीटर और इसको पर और इसको बोलते हैं सेकेंड। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतना आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हमको आगे पढ़ना है एक समान गति एवं असमान गति। एक समान गति क्या है उसको देखेंगे, असमान गति क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है उसको समझते हैं। आपका चित्र भी दिया है 10.6, इसको हम लोग देखेंगे। को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि वायुयान और कार की गति में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, देखो ये वायुयान की गति कहाँ है हमारा, ये देखो वायुयान 7 PM में निकला, 600 किलोमीटर 1 घंटा में चला। मतलब 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक उन्होंने देखा कितना किलोमीटर तय किया, 600 किलोमीटर। फिर 8 से 9 बजे तक फिर से उन्होंने कितना किलोमीटर किया, 600 किलोमीटर। फिर 9 से 10 बजे तक कितना किलोमीटर, 600 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि पर घंटा वो क्या कर रहा है, 600 किलोमीटर दूरी को क्या कर रहा है, तय कर रहा है। मतलब हर घंटा उनका दूरी ही क्या है, फिक्स है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए उनके ये जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या, गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान गति कहते हैं। क्योंकि हर घंटा उनमें गति क्या है, समान है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग एक समान गति। लेकिन कार की गति जैसे 7 से हमारा 8 बजे तक उन्होंने किया 70 किलोमीटर दूरी तय किया। फिर 8 से 9 करके उनका दूरी कितना हो गया, इस बार 50 किलोमीटर दूरी, मतलब 10 किलोमीटर का डिफरेंट हो गया। और फिर आगे गए तो 45 किलोमीटर हो गया उसी 1 घंटा में। तो आप देख रहे हैं कि हर घंटा इनका दूरी, इनका जो चाल है वो क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। मतलब इनकी इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे, असमान गति कहते हैं। तो कोई समय के साथ परिवर्तित होता है और अपनी स्थिति तक पहुंचने में अगर उसका क्या होता है, पर घंटा के हिसाब से देखा जाए या पर मिनट के हिसाब से देखा जाए तो इनके उसकी गति में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। तो चलिए उसी को देखेंगे। तो वायुयान प्रत्येक घंटे में समान दूरी तय कर रहा है। वायुयान हर घंटे में क्या कर रहा है, समान दूरी को तय कर रहा है। जबकि कार द्वारा प्रत्येक घंटे में तय की गई दूरी क्या है, अलग अलग है। अतः वायुयान की गति एक समान गति होगी और कार की जो गति है वो कैसी होगी, आपकी असमान होगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। कौन सा, यदि कोई वस्तु समान समय में है ना, या समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति कहलाती है। तो आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह उसकी क्या कहलाती है, हमारी एक समान गति कहलाती है। इसके जस्ट विपरीत कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी यह गति आपकी क्या कहलाती है, आपकी असमान गति कहलाती है। तो आपको परिभाषा अगर आता है तो लिखना है कि समान गति क्या होता है और असमान गति क्या होता है। तो कोई वस्तु समान समय अंतराल में यदि समान दूरी क्या करता है,
तय करता है तो उस स्थिति में उसका यह गति क्या कहलाता है, हमारा एक समान गति कहलाता है। और यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसकी यह गति आपका असमान गति कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और उदाहरण लिख देना है कि एरोप्लेन का जो गति होता है वो कैसा गति होता है, हमारा एक समान गति होता है, जबकि हमारा कार की जो गति होता है वो आपका असमान गति होता है। तो इसको आपको बताना है भाई, ठीक है। तो इतना में आपका गति जो है आपका ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं बल के पास। किसके पास? बल। तो आपने शुरू में लिखा था ना कि गति, बल और दाब, तो हम किसके पास चलते हैं, हम लोग अब बल के पास चलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका फोर्स कहा जाता है, फोर्स कहते हैं। तो चलिए बल के पश्चात क्या है, तो मैं आपको बताया था कि बल एक बाह्य कारक होता है जिसको किसी वस्तु पर लगाने पर वह उसकी स्थिति को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो चलते हैं। भारी संदूक को सरकाने के लिए अथवा दरवाज़ा को खोलने के लिए अथवा बंद करने के लिए क्या करते हैं आप? मान लो आपको घर में बड़ा सा एक बॉक्स है, उनको आपको क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह हटाना है, या आपका घर में जो दरवाज़ा है उसको क्या करना है, खोलना है या बंद करना है। तो आप क्या करते हैं? बल लगाते हैं भाई, खींचते हैं या तो ज़ोर से धकेलते हैं, ठीक है। उसे धकेलते या क्या करते हैं, खींचते हैं आप, जाहिर सी बात है। इस प्रकार दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाओं में वस्तुओं को हटाने के लिए उन्हें धकेलना या क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। आप कई प्रकार, जैसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल हम क्या करते हैं, बैग लेकर के जाते हैं तो उसको उठा के जाते हैं, उसमें भी बल लगता है। किसी चीज़ को उठाते हैं उनमें बल लगता है। तो इस प्रकार से धकेल या खिंचाव को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका न्यूटन होता है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन कहते हैं। और जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के सम्मान में क्या किया गया है, रखा गया है, जिसे संकेत में जो है एन से दर्शाते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, बल को क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि बल क्या होता है, बाह्य कारक है भाई, है ना। बल क्या है हमारा, बाह्य कारक है, बाह्य कारक है, बाह्य कारक है ना। जो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार, है ना, स्थिति में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है या प्रयास करता है ना। तो बल क्या होता है भाई, तो बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के आकार हो गया, स्थिति हो गया में क्या कर देता है, आपका परिवर्तन कर देता है। वही क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप बल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एसआई मात्रक क्या है हमारा, न्यूटन होता है, न्यूटन, जिसको हमारे साइंटिस्ट जो है आइजक न्यूटन के सम्मान में क्या किया गया है, रखा गया है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बल बता सकते हैं, बताया जा सकता है। अब आगे हमको देखना है बल के प्रभाव। किसके प्रभाव, बल के प्रभाव। बल के प्रभाव क्या होता है, बल लगाने से क्या क्या परिवर्तित हो सकता है। तो पहला दिया है चाल में परिवर्तन। अगर कोई वस्तु चल रहा है तो हम बल लगा के उस वस्तु के चाल को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे दिया है, यदि किसी स्थिर फुटबॉल को आपको गतिशील करना हो तो आप क्या करेंगे। मान लो यहाँ पर फुटबॉल रखा है, अब उसको आपको गतिशील करना है तो क्या करेंगे, उसको हम जोर से क्या करेंगे, लात मारेंगे उसको, है ना, मतलब बल लगाएंगे। तो बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है आपका फिर बॉल जो है हवा में क्या होगा, गति करेगा। निसंदेह आप क्या लगाएंगे, उसमें बल लगाएंगे। और बल लगाएंगे तो लुढ़कती हुई जो गेंद है वो चाल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, बल लगाना पड़ेगा। और यदि वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया जाए
तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, क्या करेंगे आप, फुटबॉल को जोर से क्या करेंगे, लात में मारेंगे, मतलब उसमें बल लगाएंगे, तो उस वस्तु का, उस फुटबॉल की आपकी जो गति होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या मान लो कोई एकदम स्लो जा रहा है, अगर उसको आप धकेल दीजिए, है ना, तो उसका चाल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। जबकि विपरीत दिशा में अगर हम बल लगाएं, मान लो इधर से कोई वस्तु यहाँ से आ रहा है और आप इस दिशा से बल लगा रहे हैं, विपरीत दिशा से बल लगा रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। मान लो उधर से साइकिल आ रहा है, आप इधर से उसको रोक दिए, तो क्या हो जाएगा, साइकिल का चाल कम हो जाएगा। यही कारण है कि साइकिल की चाल बढ़ाने के लिए क्या मानना पड़ता है हमको, पैडल मारना पड़ता है। अगर आपको साइकिल ज़्यादा चलाना है तो ज़्यादा बल लगाते हैं पैडल पर, और साइकिल ज़्यादा भागता है ना। आपने खुद साइकिल से स्कूल जाते होंगे, तो आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप क्या करते हैं, पैडल जो है ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, मतलब ज़्यादा बल लगाते हैं, तब जा कर के साइकिल क्या होता है आपका, ज़्यादा भागता है। जबकि उसे रोकने के लिए आप क्या मारते हैं भाई, ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक में भी क्या लगता है, बल लगता है। और ब्रेक क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट, है ना, विपरीत दिशा में क्या होता है, बल लगाया जाता है। तो ब्रेक क्या होता है हमारा, विपरीत दिशा में उसको हम लोग बल लगाते हैं, मतलब जोर से हम लोग दबाते हैं, जिससे साइकिल क्या हो जाता है, रुक जाता है। पेड़ से टूटकर फल नीचे की ओर गिरता है, किस बल के प्रभाव से ऐसा हुआ है, तो पृथ्वी में एक बल होता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीकर्षण बल कहते हैं। इनके वजह से हम क्या कहते हैं, जो फल जो है पृथ्वी पर गिरता है। तो आपको बोल रहा है कि जो फल होता है वो पृथ्वी पर क्यों गिरता है, तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो होता है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, जिसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। और इस गुरुत्वीय बल को, है ना, उस वस्तु का भार के नाम से जानते हैं। तो फल क्यों गिरता है हमारा, ऊपर से फल नीचे क्यों गिरता है, तो पृथ्वी क्या करता है, हर वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। और वस्तु को खींचने की यह जो बल होता है वो क्या होता है हमारा, गुरुत्वीय बल होता है। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्वीय बल कहलाता है। और गुरुत्वीय बल को ही वस्तु का क्या कहते हैं हम लोग, भार कहते हैं। और इसके वजह से ही फल क्या करते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो इस तरीक़ा से आप बल के प्रभाव से किसी वस्तु के चाल में क्या कर सकते, परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है। ये जैसा हमारा दिया है, यहाँ अगर हम छोड़ते हैं तो ये नीचे गिर रहा है, किसके वजह से, गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है, या बल के प्रभाव के कारण। या यहाँ से हम करते हैं, अगर यहाँ से हम किसी वस्तु को यहाँ पर छोड़ते हैं, तो उस स्थिति में मान लो जो है कांच है, तो यहाँ से छोड़ेंगे तो इतना आपको क्या होगा, कम चटकेगा। लेकिन हाथ से अगर क्या छोड़ते हैं तो कांच क्या होगा, ज़्यादा टूट जाएगा। तो बल का प्रभाव आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, बता सकते हैं। अब क्रियाकलाप दिया है आपका, क्या दिया है, अभी जो देखे हैं चित्र उसी को दिया है। एक टेबल में 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक कंचा गिराएं और कंचे की टेबल से टकराने की ध्वनि को सुनिए। फिर इसी कंचे को 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरा करके टकराने वाली ध्वनि की सुनिए। यदि ध्वनि पहले की तुलना में तीव्र होती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई से कंचे को गिराने में समय भी लगता है और अधिक समय तक गुरुत्वीय बल लगने के कारण उसकी चाल में क्या हो जाता है, आपका अधिक वृद्धि हो जाता है। तो आपको क्या बोल रहा है, आपका 2 कंचा ले लिए। कंचा मतलब बाटी होता है हमारा, देखे हैं। अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नज़दीक से गिराते हैं। अगर एक उसको कंचा को पकड़े और यहाँ पर एक इस प्रकार से एक प्लेट में अगर क्या करते हैं, उसको नज़दीक से गिराते हैं, तो आवाज़ क्या होगा, हमारा धीमा होगा। अगर हम क्या करते हैं, ऊपर से उसको गिराते हैं तो आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर से जब गिराते हैं तो उसमें गुरुत्वीय बल ज़्यादा लगता है और तीव्र गति से क्या होता है, वो नीचे गिरता है, मतलब उसका चाल ज़्यादा होता है, इसलिए आवाज़ ज़्यादा आता है। यहाँ पर गुरुत्वीय बल कम होता है और गिरने से आपका आवाज़ कम आता है। तो इस तरीक़ा से इस क्रियाकलाप को आप करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया चाल में को प्रभावित कर सकता है कौन, आपका बल। दूसरा गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है, गति की दिशा को क्या कर सकता है, परिवर्तित खेल सकता है। जैसे बोल रहा है फुटबॉल के खेल में जब गोलकीपर अपनी और आती हुई फुटबॉल पर क्या करता है, धक्का लगाता है, तो क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये फुटबॉल किधर की ओर जा रहा है, गोलकीपर की ओर जा रहा है। तो गोलकीपर क्या कर सकता है, उस फुटबॉल की गति को क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो फुटबॉल की गति की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार क्रिकेट में आपने बल्ले द्वारा गेंद को हिट करने पर गेंद की दिशा बदलते देखा होगा। अतः बल द्वारा वस्तु की जो दिशा है उनको भी क्या की जा सकती है, बदली जा सकती है। तो बल के द्वारा किसी वस्तु के चाल भी बदली जा सकती है,
बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा भी क्या की जा सकती है, बदली जा सकती है। तो ये बल का क्या है, प्रभाव है। तीसरा, बल के द्वारा किसी वस्तु के आकार को भी बदली जा सकती है या आकृति को भी बदली जा सकती है। मान लो कोई कांच का ट्यूज है जिसको अगर जोर से मार देंगे तो टूट जाएगा, तो वस्तु का आकार क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लो कोई गिलास अगर एक मुंह का मार दो तो क्या हो जाता है, पिचक जाता है। तो आप वस्तु के आकार को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो एक रबर की गेंद लीजिए, आप उसे दबाइए, देखिए गेंद में क्या परिवर्तन हुआ। तो ये रबर का गेंद हो गया, तो हम दबाते हैं तो क्या हो जाता है, पचक जाता है, पिचक जाता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है आपका, उसकी आकृति आपने चेंज कर दिया। गेंद दब जाती है, उसकी आकृति बदल जाती है। इसी प्रकार आपने गूँथे हुए आटे से बनी रोटी छोटी छोटी गोलियां को बेलने से पतली रोटियों में बदल जाता है। आपने घर में मम्मी को देखा होगा कि आटा के छोटी छोटी गोलियां बनाती है, फिर उसको जब बेलना से क्या करती है, आपकी बेलती हैं, तो वो भी पतली पतली रोटी में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो आकार क्या हो रहा है, बल लगाने से चेंज हो रहा है। ठीक है, यह सभी बल के प्रभाव से होता है भाई। अतः बल किसी वस्तु के आकार और आकृति में भी क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, या बल लगा करके वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से चाल को परिवर्तित कर सकता है, किसी वस्तु की गति को परिवर्तित कर सकता है, किसी वस्तु के आकार को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, बॉल है हमारा, ये आपको दिया है बॉल। इस बॉल की अगर हम बात करें तो इसको देखो बल लगा के क्या कर दिया गया, उसको पिचका दिया गया, तो आकार क्या हो गया, चेंज हो गया। ये देखो बेलन चौकी है हमारा, यहाँ पर आटा गूथा है, इसको अगर हम क्या करते हैं, बेलन से इस प्रकार करते हैं तो यहाँ गोल रोटी बन जाता है, बल का प्रभाव दिख रहा है। यहाँ पर जो है टूथपेस्ट दिया गया है, इस प्रकार से अगर आप बल लगाते हैं टूथपेस्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये सब हमारे क्या हैं, बल के उदाहरण हैं, जिसमें आकार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और आगे हमको पढ़ना है वो है आपका बलों के प्रकार। किसके प्रकार, बलों के प्रकार। तो वस्तुओं पर लगने वाले बल है ना, बलों को निम्न प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। बहुत प्रकार का बल होता है। पहला होता है हमारा पेशी बल। कौन सा बल होता है हमारा, पेशी बल। पेशी बल मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ को उठाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको मसल्स दिखाई देता है ना, जिसमें पेशियाँ क्या करता है, आपका हेल्प करता है। तो पेशी बल क्या होता है, तो किसी वस्तु को धकेलने में, खींचने में, उठाने के लिए बल लगाना पड़ता है। तो यह बल मनुष्य तथा पशु अपने शरीर के मांसपेशियों द्वारा क्या करता है, आरोपित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशी बल। तो जब कोई वस्तु को क्या किया जाता है, ढकेला जाता है या उठाया जाता है ना, तो उस स्थिति में मनुष्य क्या करता है, अपने जो मांसपेशियां होता है, जैसे वो छूने से आपको पता चल रहा है, इनके द्वारा क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं, वह पेशी बल कहलाता है। बैलों द्वारा गाड़ियों को खींचना भी पेशियों वाला बल होता है। किसी वस्तु को हथौड़े से इस प्रकार से पीटना भी पेशी बल होता है। भारी पानी के बाल्टी को उठाना भी पेशी बल होता है। रबर के गेंद को हाथ से दबाना भी पेशी बल होता है। ये सब इनके उदाहरण हैं। इस बल के लिए वस्तु का शरीर से संपर्क होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि वह बल जिसमें है ना, या वह बल जिसमें मांसपेशियाँ क्या होता है, मनुष्य का उपयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेशी बल कहते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि वह बल जिसमें है ना, मनुष्य या अथवा लिख सकते हैं जंतु का मांसपेशियाँ उपयोग में लाई जाती हैं या उपयोग होती हैं, है ना, मांसपेशियाँ। तो वह बल जिसे मनुष्य अथवा जंतु मांसपेशियों के द्वारा, या हम ये लिख सकते हैं कि वह बल जिसमें मनुष्य अथवा जंतु का
जंतु का मांसपेशियाँ यूज होती है, मांसपेशियाँ है ना उपयोग लाई जाती हैं, उपयोग लाई जाती हैं पेशी बल कहलाती हैं, पेशी बल कहलाती हैं, पेशी बल कहलाती हैं। तो वह बल जिसमें मनुष्य का मांसपेशियाँ उपयोग में काम आती हैं वो हमारा पेशी बल कहलाती है। जैसे उठाना, किसी को धकेलना, किसी को खींचना, तो ये हमारा कौन सा बल हो गया? पेशी बल। ठीक है। दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई? तो गुरुत्वाकर्षण मतलब वह बल जिसमें वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पत्थर के टुकड़े को ऊपर फेंकिए आप जोर से, ऐसे देखेंगे कि वह कुछ समय के पश्चात कहाँ जाता है? ऊपर से नीचे आ जाता है। अगर आप पत्थर को जोर से फेंकें तो कुछ समय के पश्चात वो नीचे क्या हो जाता है? ज़मीन पर आ जाता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। अभी जस्ट देखे थे, है ना, कि अगर हम पत्थर को क्या करते हैं? ऊपर फेंकते हैं तो कुछ समय के पश्चात वो क्या हो जाता है? नीचे आता है। ये किसके कारण होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। जल का ढलान से नीचे बहना, वस्तुओं का ऊंचाई से गिरना, है ना, पृथ्वी पर गिरना, पृथ्वी द्वारा उन वस्तुओं पर आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमण करता है। तो आप लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे आप दो बच्चे हैं तो आपके मध्य भी जो आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा? आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा, है ना। तो ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा पृथ्वी की ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो इस तरीक़ा से आप गुरुत्वाकर्षण बल को बता सकते हैं कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आगे हमको दिया है वो है हमारा चुंबकीय बल। क्या दिया है हमारा? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? तो टेबल पर लोहे की कुछ कीलें रखिए। ये टेबल है हमारा, यहाँ पर आप लोहे के क्या रख दिए? कील रख दिए, कांटी जिसको बोलते हैं वो कील रख दिए। अब उसके बाद उसके समीप में एक चुंबक लाइए। आप देखेंगे कि लोहे के जो क्या होते हैं? कील होते हैं, वो चुंबक की ओर क्या हो जाते हैं? आकर्षित होकर के क्या हो जाते हैं? चिपक जाती हैं। और लोहे के अलावा निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया से बनी वस्तुओं को भी चुंबक क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ तो लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो चुंबक की ओर क्या होते हैं भाई? आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या लिख सकते हैं? आप जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है भाई, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें? लोहा। फिर क्या होता है आपका? निकल हो गया। फिर आपका क्या हो गया? आपका कोबाल्ट। ये सब हमारे क्या होते हैं? चुंबकीय क्या होते हैं? हमारे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? चुंबकीय बल
भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है 4 कि आप 2 दंड चुंबक ले लो। 2 हमारे क्या होता है, दंड चुंबक लीजिए। एक चुंबक को टेबल पर रखिए और दूसरे चुंबक को एक सिरे को टेबल पर रखिए। चुंबक के किसी एक सिरे के पास लाइए। आप देखेंगे कि दूसरे चुंबक के इसी सिरे को टेबल पर रखे चुंबक के सिरे के पास लाएंगे, देखेंगे क्या होगा, इन दोनों क्रियाकलापों को एक बार आकर्षण और दूसरी बार प्रतिकर्षण होता है। चुंबक द्वारा आरोपित इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं कि चुंबक द्वारा आरोपित, आपने देखा होगा चुंबक द्वारा आरोपित इस प्रकार के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल में वस्तु का प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। तो आपको क्या बोल रहा है, हमारा 2 चुंबक है, हमारा इस प्रकार से हमारा 2 चुंबक है। आप जानते हैं चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी और दक्षिणी। तो अगर आप क्या करते हैं कि 2 चुंबक लेते हैं तो आप देखेंगे कि यदि एक चुंबक का एन वाला ध्रुव दूसरे चुंबक के एस वाला ध्रुव की ओर क्या होता है, जब लाया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आकर्षित होता है, चिपक जाता है, मतलब बोल सकते हैं ये क्या होता है, हमारा आकर्षित होता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, चुंबक में मान लो एन और एस है और इस तरफ अगर हम क्या करते हैं, एस को ले आते हैं तो ये यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रतिकर्षित होता है, प्रति क्या होता है, हमारा कर्षित होता है। तो आपने देखा होगा चुंबक को दो चुंबक को एक दूसरे के पास लाएंगे तो एक बार वो चिपक जाता है और एक बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से चुंबक का जो गुण होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, वही आपका क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय, आपका क्या कहलाता है, आपका बल कहलाता है। इन्हीं को दिया गया है हमारा, देखो कि यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया है एक टेबल रखिए, रखिए, देखिए क्या होता है, इन दोनों क्रियाओं में एक बार आकर्षण होता है, दूसरी बार प्रतिकर्षण होता है। तो चुंबक द्वारा आरोपित इस प्रकार के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं, हम लोग जो है चुंबकीय बल कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं चुंबक द्वारा, है ना या 2 चुंबकों के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं, हम लोग जो है चुंबकीय बल कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल क्या होता है, 2 चुंबक के मध्य, 2 चुंबक के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण है ना, बल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। इसको आप करके भी देखे होंगे। तो इस तरीक़ा से आप चुंबकीय बल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, जिसको यहाँ पर चित्र में क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे हमारा एन है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आपका एन और एस आपको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना, और इधर एस है और इधर एन है, और जब क्या करेंगे आप एन को पास लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से आकर्षण और प्रतिकर्षण ही आपका क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय क्या कहलाता है, बल कहलाता है।